हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एमीन से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 नंबर देकर जाएगी। कितने नंबर? तो इससे आपके होंगे 5 नंबर पक्के, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है। तो इसके आपके एग्जाम में आने के भी पूरे पूरे चांसेस है, तो इसे अच्छे से तैयार करके जाना। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन और इसके रासायनिक गुणों को भी देखेंगे। तो इसकी प्रयोगशाला विधि में आप सबसे पहले क्या लोगे? इसमें आप लोगे जो मेन है तो वो है प्रोपेनामाइड। क्या है? प्रोपेनामाइड। तो अगर प्रोपेनामाइड की क्रिया Br2 और KOH के साथ कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। एक तो कराएंगे किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और किसकी करानी है? तो इसमें कराएंगे प्रोपेनामाइड के साथ। तो बच्चों, प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। तो इसका सूत्र होता है C2H5CONH2। क्या है? C2H5CONH2। तो इसका नाम है प्रोपेनामाइड। क्या है? प्रोपेनामाइड इसका नाम है। इसकी क्रिया आपको करानी है एक तो Br2 के साथ और दूसरा KOH के साथ। जब कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें एथिल एमीन मिलता है। क्या मिलता है? एथिल एमीन। तो एथिल होता है C2H5 और एमीन का सूत्र होता है NH2। तो ये हो गया हमारा एथिल एमीन। क्या हुआ? एथिल एमीन। और साथ में क्या बनेगा इसमें? एक हमारा के ये रहा और ये साथ में आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा हमारा KBr। और प्लस इसमें क्या बनेगा? K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? और साथ में इसमें बनता है K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। और साथ में इसमें निकलता है फिर हमारा जल। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर की भी सीधी पूछी जा सकती है। ये रिएक्शन जो होती है कि अगर प्रोपेनामाइड की क्रिया इन दोनों के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप कि हमारे कितने Br है? 1 Br है। और जबकि इधर हमारे कितने Br है? इधर हमारे 2 Br है। तो हम इसे भी 2 कर देते हैं। और जब हमने ये 2 कर दिया, इसका मतलब ये तो हमारा हो गया संतुलित। लेकिन अगर बात करें पोटेशियम की, तो 2 तो ये रे और 2 ये रे, यानी इसमें हुए हमारे 4 पोटेशियम। और इधर देखें तो केवल 1 ही पोटेशियम है, तो हम इसे भी कर देते हैं 4 पोटेशियम। और जब हमने इन पोटेशियम को 4 कर दिया तो ये H भी तो 4 हो गए हैं। H अब देखो यहाँ कितने हो गए? H यहाँ 4 ये हो गए, 5 ये हैं, 6 7, 7 और 4 11 H तो हो गए यहाँ। और अगर इधर देखें H तो यहाँ केवल 5 6 7। इसका मतलब हमें अभी 4 H और लाने हैं। तो 2 तो ये रहे H और 2 ये रहे, तो हो गए अब हमारे 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब हम देखेंगे इसका चित्र। अब हम इसे इसके चित्र के द्वारा समझेंगे। तो चित्र के द्वारा कैसे समझेंगे? इसमें आप सबसे पहले लोगे एक गोल पैंदी का फ्लास्क। तो ये है आपका एक गोल पैंदी का फ्लास्क, जिसके नीचे रखा है जल उष्मक, और इस जल उष्मक के नीचे रखी है एक प्लेट, और इस प्लेट के नीचे रखा है बर्नर। अगर इस बर्नर में आग जलाई जाती है तो पहले तो वो इस पे जाती है, प्लेट पे लगती है, फिर वो इस पे लगती है जल उष्मक पर, और फिर जब जाके वो धीमी धीमी आंच इस पर लगती है गोल पैंदी के फ्लास्क पर। तो इसका जल उष्मक का काम ही ये होता है कि ताकि जो ये आग आ रही है तो ये सीधी इस पर ना लगे, पहले ये इस पर जाए जल उष्मक पर, जब जाकर इस पर आए धीरे मतलब कि धीमी धीमी आंच। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं मतलब, और ये क्या है? तो ये है एक स्टैंड, और ये है हमारा ग्राही पात्र जिसमें से आकर ये एथिल एमीन इकट्ठी हो जाती है। तो इसका चित्र इतना हार्ड नहीं है, आप 3-4 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो इसमें हम क्या काम करते हैं? इसमें हम सबसे पहले एक गोल पैंदी के फ्लास्क में ब्रोमीन और
प्रोपेनामाइड को लेकर ठंडा करते हैं। सबसे पहला स्टेप करोगे कि आप इन दोनों को लेकर इसमें क्या करोगे, ठंडा करोगे। और ये C2H5CONH2 किसका सूत्र है, तो ये है प्रोपेनामाइड का, और ये आ गया इसका सूत्र। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें अब हम करेंगे ठंडा। अब अगला काम करेंगे हम कि इसमें हम 10% क्या मतलब जो ये कीप इसमें लग रही है, इसमें हम 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर इसमें घोल देंगे। ठीक है, और जब हम इस विलयन में 10% KOH का विलयन मिलाते हैं, फिर इसे मिलाने के बाद हम इस मिश्रण को हिलाते रहते हैं और हम इसे जब तक हिलाते हैं जब तक कि जो ब्रोमोप्रोपेनामाइड का कलर कैसा ना हो जाए, पीला ना हो जाए। तो इस विलयन का रंग कैसा होना चाहिए, इसका रंग पीला हो जाए, तो हम इसे तब तक हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें दूसरी बार में 50% KOH कीप की सहायता से इसमें हम मिला देंगे, जिससे अब हमारा ये क्या बन गया, तो अब हमारा बन जाएगा एथिल एमीन। क्या बन गया, तो अब हमारी एथिल एमीन गैस निकलती है, पर ये शुद्ध नहीं है। अब ये एथिल एमीन गैस तैयार हो चुकी है और ये इस पाइप के थ्रू इसमें आ गई ग्राही पात्र में, लेकिन ये अभी शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध करने के लिए इस ग्राही पात्र में रखिए तनु HCl की क्रिया। अब इस HCl की क्रिया इस एथिल एमीन से कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन। ठीक है, तो अब हमारा बन गया है एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन, पर ये अब भी शुद्ध नहीं है। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, अब दूसरा इसकी क्रिया हम कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन से, तो जब जाके हमें शुद्ध एमीन प्राप्त होती है। तो ये था इसका चित्र, और जैसे जैसे आपको इस चित्र में समझाया है, और ये भी याद रखना कि जब भी हम इसे गर्म करेंगे तो जो इसका तापमान होगा, ताप होगा, तो वो होगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, तो ये होगा हमारा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे आपको इस चित्र में समझाया गया है, ऐसे ऐसे आप इसकी विधि को एग्जाम में लिख कर आना। तो ये है इसकी विधि, क्या है कि सर्वप्रथम एक गोल पैंदी के फ्लास्क में प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं। फिर इसमें 10% KOH का विलयन मिलाते हैं और मिश्रण को तब तक हिलाते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपेनामाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। अब इसमें 50% KOH का विलयन कीप से डालकर जल ऊष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे एथिल एमीन गैस निकलती है जो कि शुद्ध नहीं होती है। इसे शुद्ध करने के लिए ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाती है। इसे तनु KOH विलयन से क्रिया करा के शुद्ध एथिल एमीन प्राप्त करते हैं। तो सिंपल सी ये बात है कि इसमें हमने क्या क्या किया, तो इसमें पहले हमने ये दोनों लेकर क्या करे, ठंडे कर दिए। फिर इसमें हमने कितना 10% KOH वो डाला और इसे मिश्रण को तब तक हिलाते रहे जब तक कि ये पीले रंग का ना हो गया। और फिर इसमें 50% KOH को मिलाया कि जिससे हमारी एथिल एमीन तो प्राप्त हो गई, लेकिन वो शुद्ध नहीं थी। और इसका आपको ताप याद रखना है कि हमने जो क्रिया करी है तो ये 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर करी गई है। ठीक है, अब जो हमारी ये अशुद्ध एथिल एमीन बनी है तो ये इस पाइप के थ्रू इधर आ जाएगी ग्राही पात्र में। तो सबसे पहले इसकी कराएंगे तनु HCl से क्रिया, जिससे हमारा जो विलयन है तो वो होगा एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा, जो कि अभी शुद्ध नहीं है। फिर इसकी किससे कराएंगे, फिर इसकी कराएंगे तनु KOH से क्रिया, जिससे हमें शुद्ध एमीन प्राप्त होगी, शुद्ध एथिल एमीन प्राप्त होती है। तो ये तो थी इसकी प्रयोगशाला विधि। अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुणों को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम एथिल एमीन के रासायनिक गुणों को देखेंगे। तो आप इसे वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लिया जाता है कि अगर एथिल एमीन की जल से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहला रासायनिक गुण है जल से क्रिया। तो एथिल एमीन जल में विलय होता है। आपको पता होना चाहिए कि एथिल एमीन जल में घुल जाता है तथा जल से क्रिया करके एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है एथिल
अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आपको ये जो इसमें ये लैंग्वेज लिखी है आपको इसे नहीं लिखना, क्योंकि आपसे सीधा पूछा जाएगा कि इसकी रासायनिक समीकरण को दीजिए, कि मतलब ये अभिक्रिया ही देनी है सीधी। तो एथिल एमीन लिखो C2H5NH2। तो ये हो गया हमारा एथिल एमीन। क्या हुआ? तो ये हुआ है हमारा एथिल एमीन। इसकी क्रिया किससे करानी है? इसकी क्रिया H2O से करानी है, यानी जल से करानी है। तो हमारा बनता है C2H5NH3OH, मतलब C2H5 ऐसे रहा, NB ऐसे रहा, और H यहाँ कितने हैं? 2 है, तो यहाँ एक और H और ले लिया, तो ये हो गया तो ये अमोनिया हो गया ना, तो NH3 हो गया, अब एक H हुआ बचा, तो वो हो गया OH। तो ये अगर पीछे OH है यानी ये क्या है? एक पूरा क्षार है ना। तो इसका नाम है एथिल। एथिल तो हो गया इसका नाम C2H5 का, और NH3 का हो गया अमोनिया, यानी लिखेंगे अमोनियम, अमोनियम। और इस OH का हुआ हाइड्रोक्साइड। OH का नाम हुआ इसमें हाइड्रोक्साइड। OH का नाम हुआ हाइड्रोक्साइड, तो हुआ एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? ये है एक क्षार। ठीक है। अब इसका दूसरा रासायनिक गुण है कि अगर नाइट्रस अम्ल से क्रिया, किससे क्रिया? अब हम कराएंगे इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया, यानी HNO2 से क्रिया। तो एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल और जल बनाता है। तो एथिल एमीन होता है C2H5NH2। तो ये हुआ क्या? तो ये हुआ हमारा एथिल एमीन, एथिल एमीन। और ये किससे करेगा? तो ये करेगा हमारा नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 से क्रिया। HNO2 क्या है? HNO2 है ये हमारा नाइट्रस अम्ल। ठीक है। इससे क्रिया करके क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। तो ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल बन गया। तो ये क्या बना? ये बना हमारा एथिल अल्कोहल। ठीक है। और प्लस इसमें निकलेगी हमारी नाइट्रोजन गैस और साथ में आएगा जल H2O। ठीक है। तो ये थी हमारी नाइट्रस अम्ल से क्रिया। अब तीसरी है हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे टिप्पणी भी पूछी जाती है इस चैप्टर में। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा इनसे टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं आपसे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में किस किस की अभिक्रिया किसके साथ होती है। तो इसमें एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ करके क्या बनाते हैं? एथिल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। अगर साइनाइड है तो इसका मतलब होता है सिर्फ CN, और अगर आइसोसाइनाइड है, अगर इसके आगे ही क्या रख जाए? आइसो लिखा जाए, आइसोसाइनाइड, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो इसका उल्टा मतलब NC हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसमें क्या करना है? एथिल एमीन लो पहले। एथिल एमीन है C2H5NH2। तो ये हो गया हमारा एथिल एमीन, एथिल एमीन। इसकी क्रिया किससे करानी है? क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। क्या है? CHCl3। तो ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो हमारा बनता है C2H5NC। तो इसी का नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड इसका नाम है। ठीक है। और प्लस क्या निकलेगा? तो इसमें KB और इसमें Cl भी है, तो KCl, और साथ में H2O निकलेगा। ठीक है। आ गया इतना समझ में? तो अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना है। तो इधर देखो, इधर क्लोरीन कितने हैं? 3 है ना। इधर हमारे जो Cl है कितने हैं? 3, और जबकि इधर Cl है 1, तो इसे कर दो 3Cl। ठीक है। जब इसे 3Cl कर दिया तो अब हमारे पोटेशियम कितने हो गए? 3, तो यहाँ पोटेशियम के आगे 3 लगा दो। अब इधर देख लो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? आप इसको तो छेड़ना नहीं क्योंकि ये तो इक्वल है। तो ये देखो यहाँ है 2 हाइड्रोजन, ये रहा तीसरा, और 3 ये रही, तो कितनी हाइड्रोजन हुई? 6 हाइड्रोजन। तो इसे तो छेड़ना नहीं। अब इधर देखो कितनी हाइड्रोजन होनी थी? यहाँ 3 और 2 5 और 6 हाइड्रोजन होनी है, तो हमें इसे 6 होना बनाना है। तो ये जब वही अगर 3 दूनी 6 कर दिया जाए तो अब ये हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को बताया है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।